Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will fine. बेटा हमारा जो कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर का, उसमें बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। वो कुछ इस तरह से है कि बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। वो कम से कम एनर्जी हमें जो चाहिए, किस लिए? ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकें प्रोडक्ट में। उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिर उसके बाद एक और इसकी डेफिनेशन है जिसको हम इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, विच इज लाइक दिस। into products। देखें किस हर सिस्टम की एक अपनी जो है वो एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब उस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि उससे थोड़ी सी ज्यादा हमें चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is greater than the average kinetic energy which is required for effective collision। इफेक्टिव कोलिजन कर सके, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या हैं और किस लिए चाहिए, ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स क्या कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन बेटा परफॉर्म हो तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। हम चाहते हैं ना कि मुख्तलिफ चीजें आपस में मिलकर एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करें, तो उसके लिए बेटा जरूरी है कि वो आपस में कोलाइड करें। मीन सिंपल कि हम जिनका चाहते हैं ना कि बॉन्ड आपस में बने, उनको आपस में कोलाइड भी होना जरूरी है। द सेकंड वन कंडीशन इज कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी कोलिजन जो है वो एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन, एक सीमत में होना लाजमी है। अब इस दोनों बातों को जो है वो जस्टिफाई करूंगा एक एग्जांपल से। लुक एट द एग्जांपल। वो कुछ इस तरह से है बेटा कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला एक जो है वो सैंपल है,
हम चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो तो बेटा इनको क्या करना चाहिए, हम कह रहे हैं कोलाइड होना चाहिए, ठीक है, कोलाइड की है। लेकिन आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन, दे फ्लाई apart in the same way। आपस में कंबाइन नहीं होंगे, जिस तरह से आए थे कोलाइड किया उसी तरह से वो अपनी जगहों पर वापस चले गए। पहली बात तो इसमें पूरी हो रही है, कौन सी वाली, कि दे शुड कोलाइड, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन, तो वो कोलाइड कर रहे। लेकिन दूसरी बात कि कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों नहीं हो रही, कि ये रिएक्शन इस तरह से होता है कि इसमें Cl2 बनती है। अब वो Cl2 बनने के लिए क्या चाहिए, Cl को Cl से टकराइड भी टकराना भी है, उसको उससे कोलाइड भी करना है। तो वो कैसे होगा, मिसाल के तौर पर अब हम इसको दोबारा लिखते हैं, अब भी ये कोलाइड करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी गेट NO2 प्लस Cl। इस केस में क्योंकि Cl की कोलिजन Cl से नहीं हुई थी, जिस वजह से Cl का आपस में दोनों का बॉन्ड नहीं बन सका, जिस वजह से हम इसको बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। और ये वाली कौन सी है, इफेक्टिव। तो मीन यहां से हमारे पास नई टर्म्स आ गई, क्या, कि कोलिजन्स भी दो तरह की होती हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन किसको हम कहेंगे, those collisions which lead towards a chemical reaction which is very fruitful। मीन ऐसी कोलिजन यानी कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हुए, उनके कोलाइड होने के बाद बकायदा एक केमिकल चेंज आए, एक केमिकल रिएक्शन हैपन हो, उन कोलिजन्स को हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। लुक एट दिस कोलिजन इज इफेक्टिव। अगर हम इसकी बात करें इनइफेक्टिव की, those collisions which don't lead towards the chemical reaction, those collisions are called ineffective collision। just like same this example shows। इस एग्जाम्पल में आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि Cl और Cl का आपस में बॉन्ड बन के कलरिंग गैस की फॉर्मेशन होनी थी, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि Cl की आपस में Cl से कोलिजन नहीं हुई। यहाँ पे Cl ऑक्सीजन से टकरा रहा है और यहाँ पर Cl से टकरा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो फिर ये जो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स है, हमें ये बात अंडरस्टैंड करवा रही है कि हमने क्या करना है, दो बातें ज़ेरे गौर रखनी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट कोलाइड, सेकंड वन दे शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए जिसमें वो कोलाइड करेंगे। फिर यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इन जनरल लेते हैं कुछ, कि मेरे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में
इस एग्जांपल जनरल एग्जांपल में बेटा आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें ये दो रिएक्टेंट्स थे, वो कोलाइड किए। अब इस केस में जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो डॉटेड ड्रॉ किए। इसका मतलब क्या है कि इसके तमाम पुराने बॉन्ड जो है वो टूटने के लिए रेडी हैं और नए बॉन्ड जो है वो बनने के लिए रेडी हैं। इस कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, it's very short lived, it is very unsuitable as compared to the reactant and product, it has transient existence, mean that's why we say it is also called transition state. What we call transition state? Transition state क्या है? just एक imagination है, एक आइडिया है, एक थिंकिंग है, एक ख्याल है जिसकी कोई भी जो है वो बाकायदा हैपनिंग नहीं होती, जस्ट एक ख्याल होता है। हम कहते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है, तो वो उस तरह से हम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को लेते हैं कि ये जस्ट एक थिंकिंग है, आइडिया है, एक ख्याल है जिसकी हम पैरवी करते हैं। तो ये जस्ट इस बात को शो करता है कि ये इस कंडीशन में रिएक्टेंट्स के सारे पुराने बॉन्ड टूटने के लिए रेडी हो चुके हैं और नए बॉन्ड बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो as a result they are converted into the products which are stable as compared to this। दुनिया की हर चीज जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, तो इस केस में भी वही स्टेबिलिटी इन्होंने गेन की, क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल था, यहाँ पे उसने अपने आप को स्टेबलाइज जो है वो कर लिया है। अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर नेक्स्ट बेटा हम जिस बात को फॉलो करने जा रहे हैं वो ये वाली है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कि कोलिजन जो है वो होनी चाहिए। When molecules collide with each other, they are come close to each other, they slow down, वो slow हो जाते हैं, and as we say they become slow down, so as a result we say their kinetic energy decreases। देखे ना, एक काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? उसकी मूवमेंट की वजह से होती है। तो अब जैसे ही वो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के पास कोलाइड करने के लिए आए तो वो क्या हो गए? स्लो हो गए। पहले वो तेज मूव कर रहे थे, अब जैसे ही स्लो हुए काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो गई और अब दूसरा केस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। उसी केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी और वही उसका जो है वो एक बैरियर जो है वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बाय ग्राफ इजीली। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरफ हमारे पास जो है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, इस तरफ एनर्जी है। कौन सी? हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जो है वो बात करेंगे। देखिए बेटा जी, हमारे पास फर्ज करें ये कंडीशन पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, they are converted into the products like this। ये वाली जो बात है ना, this is the point of activity complex। रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में पास आए, जैसे ही पास है वो स्लो डाउन हो गए, स्लो डाउन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गई। अब इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए किसी भी सिस्टम के जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसको कोलाइड करके जो है वो मैक्सिमम जितना भी हो सकते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस पॉइंट, यानी कि रिएक्टेंट के तमाम पुराने बॉन्ड टूटने के लिए रेडी हैं इस बॉन्ड
इस पॉइंट पर, और नए बॉन्ड बनने के लिए भी रेडी हो गए इसमें। इसलिए यहां से हम इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए चाहिए। एक्टिवेट हम वही सिंपल मतलब ले रहे हैं कि कैसे होगा कि वो हमें पुराने बॉन्ड टूटने के लिए रेडी और नए बॉन्ड बनने के लिए रेडी हो जाएं, सो दैट स्पीशीज वेरी अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी वाइज अगर हम बात करें बेटा, तो पोजीशन के लिहाज से अब इसकी पोजीशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मुकाबले में ज्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हाईली अनस्टेबल है। ओके, अच्छा, फिर हम बात करें एक और ग्राफ के थ्रू। एक ग्राफ ऐसा भी होता है हमारे पास, इस तरफ एनर्जी और इस तरफ जो है वो हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की जो है वो बात करेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें एनर्जी की और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की, तो बेटा इस केस में रिएक्टेंट्स इस लेवल पर है और प्रोडक्ट्स इस लेवल पर, लेकिन इस केस में भी जो है ये बैरियर ये जो है वो बनना है, इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है फिर इस केस में भी बनेगा। इस केस में आपने देखना है कि ये देखें रिएक्टेंट्स को ये इतनी एनर्जी चाहिए कि वो उनके पुराने बॉन्ड टूटने के लिए रेडी हो जाएं और नए बॉन्ड बनने के लिए रेडी हो जाएं, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो है वो कंडीशन आ जाएगी। इस केस में हमारे पास ये बनी थी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है हमारे पास ये बन जाएगा। इस केस में भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस केस में भी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही जो है वो क्या है, ज्यादा है उसकी पोजीशन, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल भी ज्यादा होगा और वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। अच्छा, यहां से हम दो तीन बातें जो है वो हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो अगर आप देखें कंपैरिजन वाइज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से हम एनर्जी चेंज का भी जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम बात करते हैं ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, सिस्टम से निकलती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है क्योंकि सिस्टम से एनर्जी लीव कर जाती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। इस केस में अगर आप गौर करें बेटा, तो इस केस में आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा क्योंकि रिएक्टेंट कम एनर्जी लेवल पर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इस सिस्टम में हमने रिएक्टेंट को एनर्जी दी है, प्रोवाइड की है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, दैट्स व्हाट विल हैपन। तो इस केस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा कि फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड यानी कि हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स को कम एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए एज कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। जी क्या कह रहे हैं हम कि अगर हम कह रहे हैं ना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में,
तो क्या इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिएक्टेंट में जो है उसको ये बैरियर क्रॉस करने के लिए जो है वो कम एनर्जी चाहिए कि ये फॉरवर्ड आ जाएगा। अगर हम कहें कि ये चीज प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ आने के लिए इसे ज्यादा बड़ा बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमें दो बातें अंडरस्टैंड होने को मिली वो ये कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम होगी और बैकवर्ड रिएक्शन में जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा हमें रिक्वायर होगी। और अगर हम बात करें इसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स को ज्यादा बैरियर एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा लगेगी और बैकवर्ड में देखें इसे आते हुए सिर्फ ये बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा वो एंडोथर्मिक कहलाता है। इस केस में रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है, और प्रोडक्ट की कम है, ये स्टेबल है। इस केस में रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट्स स्टेबल हैं, और प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं। इस सिस्टम में एनर्जी रिलीज हुई है, इस सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और अगर हम यहाँ से बेटा डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस विल बी लाइक दिस, इसमें ये चेंज है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये वाला जो है वो चेंज आएगा, इतनी जो है वो एनर्जी चेंज आएगा। उसमें बैरियर जो है वो फॉरवर्ड का बड़ा है, इसमें बैरियर बैकवर्ड का बड़ा है। इसमें बैरियर फॉरवर्ड का छोटा है, उसमें बैकवर्ड का छोटा है। सो यहाँ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हमने क्या सीखा इन सिंपल के किसी सिस्टम में मौजूद जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड उनकी कोलिजन भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। जब वो इस तरह करेंगे तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और हमने कहा कि जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं और एक्टिवेटेड जो इनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीमेंट की तरफ जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट जाता है उसकी। तो फिर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना वो अपने आप को स्टेबल करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, फिर वो अपने से ज्यादा स्टेबल कंडीशन वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, और जितनी भी कोलिजन्स इस प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगी उन तमाम कोलिजन्स को हम बोलेंगे कि वो फ्रूटफुल हैं, वो जिसको हम बोल रहे हैं कि वो इफेक्टिव हैं। क्योंकि शुरू में आपको हमने ये अंडरस्टैंड करवाया कि कोलिजन दो तरह की हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। तो इस प्रोडक्ट में सिर्फ वही वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे रिएक्टिंग स्पीशीज जिनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव होगी तो वो इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो वो इस बैरियर को क्रॉस करके इधर नहीं आएंगे। इसी तरह अगर इस रिएक्शन की भी बात करें तो इसमें भी बेटा अगर वो यहाँ से इस तरफ आना चाहते हैं तो उनकी इफेक्टिव जिनकी होगी कोलिजन वही इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स की जान जो है वो कन्वर्ट होंगे। That's all about today's lecture of energy of activation. I hope you enjoyed this lecture. अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई भी इसके बारे में जो है वो आपको प्रॉब्लम हो, you can contact with me through social media.
व्हाट्सएप थ्रू माय चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान, वहाँ पे आप आएँ और कमेंट करके आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। फेसबुक पे भी अजीज़ुर रहमान के नाम से जो है वो बन रहा है, मेरी फेसबुक आईडी है, आप उस पर आके मुझे मैसेंजर में टेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब बस इतना है, मकसद इतना है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई जाए जितना इजी से इजी वे में होगा। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए अपकमिंग अपडेट्स जो है वो लेना आसान हो जाएगा और आप इजीली जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो आपको इजीली मिल वो शो होना शुरू, जिसने सब्सक्राइब किया होता है नया लेक्चर जो है वो उसके सामने शो होना शुरू हो जाता है। अगर बेल आइकन है वो आप उसको दबा देंगे तो वो आपको, जैसे हमारे मैसेज जब किसी को आता है तो वो आवाज़ आती है, बकायदा मैसेज की एक टोन होती है, तो वो आपको अलर्ट कर देगा कि कोई मैसेज जो है वो आपको आया, आप उसके मुताबिक डील करके जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।